हेलो बच्चों, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो है सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन स्किल हम लोगों ने स्टार्ट करा था, ये उसी का सेकंड पार्ट है जिसमें हमने बोला था कि बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, पार्ट बी ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। टाइप्स में हम लोगों ने फॉर्मल, इनफॉर्मल, विजुअल कम्युनिकेशन जैसे वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल कम्युनिकेशन पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, फीडबैक पढ़ा था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब क्या क्या बैरियर्स आते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, ठीक है। क्या क्या बैरियर्स आते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, वो हम लोगों को अभी पढ़ना है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि 7 C's के बारे में जानना पड़ेगा। 7 C's क्या होते हैं कि जैसे कि आपका क्लियर होना चाहिए, जो कम्युनिकेशन होता है दैट शुड बी क्लियर, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट होता है आपका कंसाइज होना चाहिए, बहुत लिमिटेड होना चाहिए। ऐसा कि नहीं आप किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो एकदम उसका आगे पीछे इतिहास, भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब बोलते चले गए। कॉन्क्रीट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है करेक्ट होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और कॉर्टियस होना चाहिए। दीज आर फर्दर एक्सप्लेन्ड इन द फिगर 1। ये फिर से 7 C's को एक्सप्लेन किया गया है नेक्स्ट में, फिर आगे हम लोग करेंगे इसको। तो we know that there are different methods of communication, non-verbal, verbal, visual. However, all these methods can only be effective if we follow the basic principle of आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि what are the basic principles of effective communication। तो 7 C's याद कर लीजिएगा, 7 C's ही बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। जैसे साउंड लैंडिंग में हम लोगों ने पढ़ा था ना 5C के बारे में। देखिए यहाँ पे हर एक चीज को क्या किया है, एलाबोरेट करके बताया गया है। क्लियर का मतलब है बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू से, क्या आपको बताना है। जैसे अभी मैं क्या बोल रही हूँ, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रही हूँ, फिर यहाँ पे मैं लैंडिंग फंक्शन के बारे में बात करूँ, नेगोशिएट, तो निरर्थक है। इन सब चीजों को नहीं बताना है, क्या बताना है, बैरियर्स बताना है, तो हम बैरियर्स पे ही बातें करेंगे। कॉन्साइज का मतलब होता है कि बहुत सिंपल वर्ड्स में बताना। आपने देखा होगा पीडीएफ की लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती, इसलिए आप बार बार बोलते हैं कि मैम हमें आप अपनी लैंग्वेज में बताइए। तो क्लियर, कॉन्साइज होना चाहिए। कॉन्क्रीट मतलब यूज एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फैक्ट्स। मैंने बताया कि पॉइंट टू पॉइंट। कॉन्क्रीट का मतलब होता है कि एग्जैक्ट वर्डिंग यूज करने हैं, पॉइंट टू पॉइंट वर्ड यूज करने हैं। करेक्ट होना चाहिए आपको सब। कोहेरेंट का मतलब होता है वर्ड शुड मेक सेंस एंड रिलेट टू द मेन टॉपिक। जैसे कभी कभी मैं स्टोरीज बताती हूँ आपको बैंकिंग में, वो बैंकिंग क्या करते हैं, वो स्टोरीज से बैंकिंग को रिलेट करने से आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। तो वैसे ही उसी को बोलते हैं कोहेरेंट, मतलब किसी चीज़ को रिलेट करके बताने से आपको ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट होता है चीज़ें। कंप्लीट होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ मैं जाती हूँ, तो ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। मैं स्कूल जाऊंगी, मतलब कि मैं कहाँ जाऊंगी, स्कूल जाऊंगी, तो इट शुड बी क्लियर। मैं जाती हूँ, भाई कहाँ जाती हूँ, गार्डन में जा रही हूँ कि स्कूल जा रही हूँ कि मार्केट जा रही हूँ कि कहीं और जा रही हूँ, इट इज़ नॉट क्लियर। तो ये क्या होता है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है। कॉर्टियस का मतलब होता है रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए एंड ऑनेस्ट होना चाहिए। ऐसा कि नहीं आप किसी से गाली गलौज या अब्यूजिंग सेंस में बात करें, किसी को इंसल्टिंग सेंस में बात करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्टियस। अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दा जो बहुत बारी पूछा जाता है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ये बेसिकली 4 टाइप्स का होता है। एक होता है लिंग्विस्टिक बैरियर, कल्चरल बैरियर, फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और इंटरपर्सनल बैरियर। लिंग्विस्टिक का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी बैरियर्स होते हैं, जैसे अगर आपको किसी की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है और उससे, जैसे बहुत सारे लोग दूसरे दूसरे रीजन से आते हैं, कोई बंगाल से आता है, कोई साउथ इंडिया से आता है, तो दे आर फेसिंग प्रॉब्लम। उनका जो टोन होता है, हम लोग जो नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं तो उनकी टोनिंग अलग होती है, ठीक है। तो वहाँ पे एक कम्युनिकेशन गैप या कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर। कल्चरल बैरियर भी वही सेम चीज़ें हैं। कल्चर, अलग अलग कल्चर में रहने की वजह से हम अलग अलग तरह की चीज़ें। यहाँ पे देखिए फिजिकल बैरियर क्या होता है। फिजिकल बैरियर जो होता है एनवायरमेंटल बैरियर और नेचुरल बैरियर्स होता है। दैट एक्ट एज अ बैरियर इन द सेंडिंग मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। नॉट बीइंग एबल टू सी गेस्चर, पोस्चर, जनरल बॉडी लैंग्वेज कैन मेक कम्युनिकेशन लेस इफेक्टिव। जैसे कि मान लीजिए आप किसी को ईमेल भेज रहे हैं, वहाँ पे आप कोई मैसेज कर रहे हैं,
तो वहाँ पे आपका फेस नहीं दिख रहा, आपके गेस्चर्स नहीं दिख रहे हैं, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा है, तो आप थोड़ा सा लेथार्जिक फील करते हैं इस टाइप के कम्युनिकेशन में, उसको हम लोग फिजिकल बैरियर्स बोलते हैं। लिंग्विस्टिक बैरियर्स मैंने बोला ना, मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्लैंग, प्रोफेशनल जार्गन एंड रिलीजन कोलालिज्म कैन मेक कम्युनिकेशन डिफिकल्ट। अलग अलग प्रोफेशनल के लोग अलग अलग तरह के लैंग्वेज, जैसे बैंकिंग प्रोफेशन में हम लोग जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बायोलॉजी के प्रोफेशन या मेडिकल परफॉर्म मतलब जो प्रोफेशन होता है उसमें लोग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से मतलब वो लैंग्वेज का ही नहीं, प्रोफेशन भी अलग होने पे, बैकग्राउंड अलग होने पे, ये सारी चीज़ें अलग होने पे भी लिंग्विस्टिक बैरियर्स, inability to communicate using a language is known as language barrier to communication। ठीक है, कि हम पर्टिकुलर प्रोफेशन में, पर्टिकुलर बैकग्राउंड में क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, उस लैंग्वेज को सामने वाला समझ रहा है या नहीं समझ रहा, और दूसरे बैकग्राउंड से, हम दूसरे बैकग्राउंड से हैं, तो सबसे पहले अगर हम जिससे कम्युनिकेट करने जा रहे हैं उसका बैकग्राउंड, उसका प्रोफेशन, उसका लैंग्वेज समझना जरूरी है, जिससे हम बेहतर तरीके से उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंटरपर्सनल बताने की ज़रूरत नहीं होती है। जब सेंडर कुछ भेजना चाहता है और रिसीवर उसको गलत तरीके से रिएक्ट करता है, गलत तरीके से समझता है या समझ नहीं पाता, तो उसको हम लोग इंटरपर्सनल करते हैं। ठीक है, अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल दो तरीके का होता है, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है और एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लेवल्स 3 होते हैं, एक टॉप लेवल, एक मिडिल लेवल, एक लो लेवल। तो आप हमेशा देखिएगा जो लो लेवल या मिडिल लेवल का एम्प्लॉय होता है वो टॉप लेवल के एम्प्लॉय से बात करने में, कम्युनिकेट करने में थोड़ा सा हेजिटेट करता है। बेसिकली हेजिटेशन होती ही है क्योंकि हम लोग समझते हैं कि वो ऊपर है, लेकिन अगर हम हेजिटेट करेंगे कम्युनिकेट, तो हम अपनी समस्याओं को नहीं दे पाएंगे, और हमसे कोई गलती हो जाएगी ऑफिस में तो हम लोग अकाउंटेबल होंगे उसके लिए ना। तो वो अकाउंटेबिलिटी देने से पहले हमको क्या करना चाहिए, चीज़ों को अच्छे से समझना चाहिए, और टॉप लेवल को भी थोड़ा सा लिबरल और फ्रेंडली होना चाहिए। रूल्स डिसिप्लिन अपनी जगह पे है, उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, लेकिन दूसरे लोगों को अपना इगोइस्टिक फॉर्म नहीं दिखाना है कि हमको बहुत ईगो है, हम आपसे बात नहीं करेंगे। हाँ, अगर वो प्रॉब्लम में है तो यू हैव टू सॉर्ट आउट दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये क्या है ऑर्गेनाइजेशन। और कल्चरल बैरियर्स क्या होते हैं, जैसे लैंग्वेज होता है ना वैसे कल्चर होता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि आजकल इंटरकास्ट मैरिजेस बहुत फेमस है। तो मान लीजिए कि अलग अलग कल्चर से लोग आ रहे हैं, तो मान लीजिए कि दो जो कपल्स हैं वो आपस में ठीक है, एक शहर में रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनके बीच में शादी हो रही है, तो वो एक दूसरे को समझ रहे हैं, लेकिन उनके जो फैमिलीज है, जैसे कोई पंजाबी और बंगाली में मैरिज हो रही है, इंटरकास्ट मैरिज, तो एक फैमिली को दूसरे फैमिली के कल्चर समझने में बहुत समय लग जाता है। और आप देखिएगा जहाँ पे लोग आपको समझते नहीं हैं, आपको जानते नहीं हैं, हाँ ये बात अलग है कि हमको कल्चर, दूसरे कल्चर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन अपने कल्चर को थोपना भी नहीं चाहिए। तो जहाँ पे कल्चर बहुत ज़्यादा पैराडॉक्स होता है ना, तो वहाँ पे इस तरीके के बैरियर्स अकर होते हैं। Cultural barriers is when people of different cultures are unable to understand each other's customs, ठीक है, resulting in inconvenience and difficulties. People sometimes make stereotypical assumption about other based on their cultural background. This leads to difference in opinions and can be a major barrier to effective communication. Although there are certain barriers to effective communication, you can always overcome these best practices of effective। यहाँ पे क्या है कि हम लोग बोल रहे हैं ना, पैराडॉक्स बहुत लोग होते हैं कि दूसरे के कल्चर को हम लोग बोल देते हैं कि सही नहीं है, हमारा कल्चर तो बहुत अच्छा है। तो इस तरीके का पैराडॉक्स और प्रिजम्पशंस नहीं बनाना चाहिए किसी के भी कल्चर को लेकर, लैंग्वेज को लेकर के, उनके बैकग्राउंड को लेकर के। आप जहाँ भी प्रिजम्पशंस बनाना स्टार्ट करेंगे वहाँ पे बैरियर्स क्रिएट होंगे। बहुत सारी स्टोरीज है, अगर मैं स्टोरी सुनाने लगूंगी तो फिर 40 मिनट्स ओवर हो जाएगा। मेरा जो टारगेट है 20 मिनट के अंदर ये वीडियो ख़त्म करना, स्टोरीज फिर कभी, ठीक है। वेस्ट टू, अब हम लोगों को प्रॉब्लम्स पता चल गए,
तो अब उसके क्या क्या सॉल्यूशंस है वो भी तो भाई, अगर कोई भी डिजीज डायग्नोज हो गई है तो उसकी रेमेडी भी तो चाहिए, तो ये रेमेडी है यहाँ पे। यूज सिंपल लैंग्वेज। अब हम बंगाली हैं, हम बंगाली लैंग्वेज यूज़ करेंगे, जहाँ पे अवधी भाषा भाषी लोग हो बंगाली नहीं समझ पाएंगे, या बंगाली रीजन में चले गए अवधी लैंग्वेज यूज़ करें तो वहाँ के लोग अवधी नहीं समझ पाएंगे। तो हमें क्या है, हमारी जो भाषा है बेसिकली बोली जाती है हिंदी या इंग्लिश, इन दोनों में बात करेंगे तो डेट विल बी बेटर फॉर बोथ द कम्युनिटी। यूज सिंपल लैंग्वेज। डू नॉट फॉर्म अजम्पशंस ऑन कल्चर रिलीजन, मतलब कोई अजम्पशंस नहीं क्रिएट करना है। ट्राई टू कम्युनिकेट इन पर्सन एज मच एज पॉसिबल, मतलब कि जितना ज़रूरत हो उतनी बातें करिए, फालतू की बातें ना करिए। यूज़ विजुअल्स। आप जैसे देखते हैं ना कि आप खुश होते हैं तो इमोजीज भेजते, स्माइली भेजते, नमस्ते भेजते, बाय भेजते। टेक हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर टू ओवरकम डिफरेंसेस इन लैंग्वेज। आप देखते होंगे जब वर्ल्ड मीटिंग्स होती है, डिफरेंट वहाँ पे कंट्रीज आती हैं, जैसे ब्रिक्स है, ब्रिक्स में अलग अलग तरह के कंट्रीज आती हैं, तो वहाँ पे हर एक कंट्री की लैंग्वेज अलग है, तो वहाँ पे एक ट्रांसलेटर लगा हुआ होता है, ठीक है ना। तो वो जो ब्रिक्स है BRICKS, मतलब 6 देशों का जो कम्युनिटी है वो ब्रिक्स कहलाता है। तो 6 टाइप के लैंग्वेज का क्या होता है, ट्रांसलेटर। इंग्लिश तो रहता ही है, प्लस जिस जिस देश की जो जो भाषा बोली जाती है वहाँ पे क्या होता है कि वो ट्रांसलेटर लगा हुआ होता है, तो इससे बेटर होता है समझने में। बी रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स ओपिनियन। हमें हमेशा अपनी चीज़ों को नहीं थोपना चाहिए, बल्कि वो बंदा सामने वाला क्या कह रहा है उसकी बातों को क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। राइटिंग स्किल, पार्ट ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे भी सेशन 6 में क्या होते हैं, राइटिंग स्किल्स के बारे में बताया गया है। तो राइटिंग स्किल्स क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है कि नॉन वर्बल है कि विजुअल है, वर्बल कम्युनिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो राइटिंग स्किल्स आर द पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन एंड इंक्लूड, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है, ईमेल, लेटर, नोट्स, आर्टिकल, SMS, चैट्स, ब्लॉग्स एक्सेट्रा। इन ऑल दिस फॉर्म ऑफ, वो ब्लॉगिंग नहीं है जो लोग सुबह से शाम तक अपने घर के ब्लॉगिंग दिखाते हैं, यहाँ पे ब्लॉग्स मतलब कुछ चीज़ें जैसे आर्टिकल्स होते हैं ना कि किसी टॉपिक्स पे लिखना, वो ब्लॉग्स कहलाता है इन रिटन फॉर्म। और उसी को जब हम लोग पिक्टोरियल वे में पिक्चराइज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, जो आप लोग यूट्यूब में ब्लॉग्स देखते हैं। सेंटेंसेस आर इम्पोर्टेंट। अगर हम लोग किस तरीके का पूजा गोज, तो आ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप एंड एक्सप्लेनेशन। आपको पता ही है कि कोई पूजा गोज टू स्कूल, तो यहाँ पे देखिए हमेशा क्या हो रहा है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद फिर कहाँ जाते हैं, स्कूल। स्टॉप कहाँ पे हो रहा है, फुल स्टॉप से हो रहा है, ठीक है। वेयर आर पूजा, वेयर इज पूजा गोइंग, तो हम लोग क्या करें, क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं। When you will be complete your homework, I completed yesterday, that is good. I hope कि ये सब चीज़ें आपको बताने नहीं ज़रूरी है, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दिया आपको। ये आपके क्लास 10 के ग्रामर में भी है कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। मैं यहाँ पे आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच नहीं समझाऊंगी क्योंकि आई एम नॉट अ इंग्लिश टीचर। कैपिटलाइजेशन पढ़ते हैं, कैपिटलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कैपिटलाइजेशन एक्चुअली क्या है, वी नो दैट ऑल सेंटेंसेस बिगिन विथ कैपिटल लेटर्स, however there are certain other points in the sentence where we should use capital letters. आप हमेशा याद रखिएगा जो टेंस सेंटेंसेस होते हैं, TINS, ये क्या होते हैं मैं बताती हूँ आपको। जो टेंस सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम लोग क्या होता है, कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं। टेंस क्या है, टाइटल, आई, वर्ड आई, ठीक है ना। आई जो हम लोग बोलते हैं ना, आई एम अ गर्ल, तो जो वर्ड आई यूज होता है। नेम्स, स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंस, इन चारों में जैसे टी क्या हो गया, टाइटल। आई, आई इटसेल्फ, आई इज अ लेटर, उसके लिए यूज होता है। एन क्या हो गया आपका, किसी नेम के लिए यूज होता है, जैसे सुल्तानपुर हो गया, दिल्ली हो गया, कैलकाटा हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका एस किसके लिए होता है, स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंस। तो रूल क्या होता है, इन सारी चीज़ों, टेंस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। कि मतलब कैपिटल लेटर यूज़ कहाँ कहाँ किया जा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन। एग्जाम्पल, जैसे कि टाइटल में डॉक्टर, डॉक्टर किसके लिए हो रहा है, एक टाइटल दिया जा रहा है, आपको पता है टाइटल देना होता है डॉक्टर, ठीक है ना। जैसे कोई M.Com कर लिया तो M.Com, ये क्या है, टाइटल है। B.Ed कर लिया तो एक टाइटल है, ठीक है ना।
सीए के सामने सीए लग गया, इंजीनियर के सामने ENG लग गया। ये सारे क्या है, टाइटल के सामने भी हम लोग द लगाते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स आपको पता है क्या क्या होता है, फुल स्टॉप होता है, कॉमा होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, अपोस्ट्रोफ होता है। कहाँ कहाँ पे लगना है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम। बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब्स। बच्चों फ्रॉम वेयर यू कैन राइट नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स। नाउन क्या होता है, किसी का नाम, प्लेस और थिंग्स के जो नाम होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। प्रोनाउन क्या बोलते हैं कि नाउन प्रोनाउन की जगह पे जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं दैट इज रिगार्डेड एज प्रोनाउन, जैसे आई, यू, दे, अस, इट, ही, सी, ये सारी चीजें। पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं बेसिकली, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी बोलते हैं हम लोग, प्रेडिकेट में वर्ब इंक्लूडेड होता है, लेकिन अगर हम नॉर्मल सिंपल सेंटेंस की बात करें तो हमेशा वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या करता है, एक ब्रिज का काम करता है, जोड़ता है दोनों को। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्या काम किया जा रहा है, किसके लिए काम किया जा रहा है, वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म्स एन एक्शन, डिस्क्राइब द एक्शन, पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन। ही स्वैम इन द लेक, ही क्या है, ही पर्सन है, स्वैम वर्ब है, इन द लेक क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट है। ठीक, शी रोड द बाईसाइकिल, सी क्या है आपका, सब्जेक्ट है, यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन, ये सारी किसी के बारे में बात हो रही है। रोड मतलब क्या होता है, राइड का पास्ट टेंस रोड होता है। द बाईसाइकिल क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट में आप हमेशा याद रखिएगा, in sentence there will be 2 type object, direct object and indirect object. The object provided in the above examples are called direct object since they are directly action। जैसे कि सीमा रोड अ बाईसाइकिल, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि सीमा क्या कर रही है, बाईसाइकिल को चला रही है। लेकिन जब हम लोग क्या बोलते हैं, in the sentence she bought a bicycle for her son, the verb is bought। What did she buy? A bicycle. For whom? For her son. Here bicycle is the direct object and her son is the indirect object. Some sentence only have direct objects while some have both direct and indirect objects. जैसे कि रवि repaired his car, तो क्या हो गया, verb repaired पूछा गया है, तो ये क्या हो गया आपका, direct object हो गया। The children played football, चिल्ड्रन क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट बता दे रहा है कि फुटबॉल खेल रहे हैं, तो क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, द पेरेंट्स सेंट हिम अ पोस्ट कार्ड, पेरेंट्स ने क्या भेजा, पोस्ट कार्ड भेजा। इसके पीछे एक चीज और छुपी है, किसके लिए भेजा, उसके लिए भेजा। तो यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 तरीके के ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। He bought his daughter a computer, उसने क्या खरीदा, bought किससे, ही से, डॉटर के लिए, ठीक है ना, क्या खरीदा, कंप्यूटर खरीदा। तो यहाँ पे क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया his daughter। आई होप यू क्लियर। डायरेक्ट क्या होता है, जब हम डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट हिडन रहता है इनडायरेक्टली, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंस आपको पता है। जैसे कि आप बोलते हैं ना कि राधा इज रीडिंग अ बुक इज बीइंग रीड बाय राधा, तो पैसिव वॉइस हो गया, बीइंग वर्ड हम लोग लगा दिए, उसको हम लोग चेंज कर दिया। जो सिंपली जब हम सेंटेंस बोलते हैं दैट इज एक्टिव वॉइस। पैराग्राफ किसे कहते हैं, पैराग्राफ का मतलब होता है कि जब हमें कोई टाइटल दिया जाता है, या कोई टाइटल ही बोल सकते हैं, या कोई टॉपिक दिया जाता है, उस पर हम लोगों को वर्ड दे देते हैं 50 to 60 वर्ड्स। जैसे हम लोगों ने बहुत छोटे बच्चों को देखा होगा, काउ के ऊपर ऐसे लिखना, ऐसे क्या हो गया, एक तरीके का पैराग्राफ हो गया। जैसे आपको बोल दिया गया
कि ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर क्या करने के लिए, पैराग्राफ लिखने के लिए, या ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर पैराग्राफ लिखने के लिए। तो आप किसी टॉपिक के ऊपर 50 to 60 वर्ड्स में मैक्सिमम जो पैराग्राफ बनाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराग्राफ। दिस इज ऑल अबाउट, एक्चुअली आप अगर इंग्लिश के ग्रामर पोर्शन में अच्छे हैं तो आपको पता होगा कि ये सारी चीज़ें क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या है। तो ये आपको पढ़ना नहीं है यहाँ पे, यू हैव टू अंडरस्टैंड। बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल में व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज यू हैव टू लर्न द एलिमेंट, टाइप्स, बैरियर्स, उसके एग्जाम्पल्स जो भी है यहाँ से आप कंटेंट ले लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच आज तक कभी पूछा नहीं गया है। फीडबैक पूछा जाता है, फीडबैक के कितने एलिमेंट्स होते हैं वो पूछा जाता है, ठीक है ना। पार्ट ऑफ स्पीच आपको आता ही होगा, अगर पूछा भी जाता है। नाउन प्रोनाउन तो पूछा नहीं जाएगा यहाँ पे, आज तक कभी पूछा भी नहीं गया है। नाउन प्रोनाउन, वर्ब, डायरेक्ट सेंटेंस, इनडायरेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सब नहीं पूछा जाता है। बस वो लोग ये जानना चाहते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कि 7 C's प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल है, वो पढ़ लेना आप लोग। और कुछ ज़्यादा पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं, मैंने बोला ना, एलिमेंट पढ़ लेना, बैरियर्स पढ़ लेना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 7 C प्रिंसिपल्स होते हैं, उसमें से 3 C's या बीच में से कंसाइज पूछ लेगा, कंक्रीट पूछ लेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। जो भी चीज़ें हैं, अगर आपको और भी पढ़ने का समय है तो पढ़िए, आपके पास कंटेंट है, लेकिन जो मेन मुद्दे थे, मेन मुद्दों के पॉइंट थे, वो मैंने आपको बता दिए। इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। सैम्पल पेपर में देखेंगे, जितना मैं बता रही हूँ उसी में से आएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। बोरिंग लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जो बच्चे नहीं अभी तक देख पाए हैं मेरे वीडियो को, आपके लाइक और शेयर के थ्रू आप जितना प्यार मुझे स्कूल में दिए हैं उतना ही इस वीडियो में भी दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।